Hello everyone, good evening. This is Neha Nishad and welcome to Engineer Study Circle. Whatever you feel, connect with us. एक बार फिर आपका स्वागत है जहां हम लोग पढ़ रहे थे यूपी टेपलेसी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे। आज हम लोगों का क्लास स्टार्ट है वर्णमाला। वर्णमाला को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए और आपको क्या समझ में आता है, जहाँ पे आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप करके आप उसमें बता सकते हैं आपको क्या गलती है, आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो उसको फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। हमारा सेशन है, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। वर्णमाला पढ़ते हैं फर्स्ट। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ जो स्मॉल थिंग्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं हमारे व्याकरण के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि क्वेश्चंस में कभी कभी एक दो नंबर का पूछ लिया जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा और ना ही ये कह भी सकते हैं कि ये यही आएगा, बट क्या है, दोनों के चांसेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। भाषा, व्याकरण, लिपि एवं, ठीक है, इसका परिचय। भाषा और व्याकरण और लिपि, इन सब का परिचय जानते हैं कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है और लिपि क्या होती है। ठीक है, अगर हम पहले बात करते हैं भाषा की, किसकी बात करते हैं, भाषा की, तो भाषा एक ऐसा मीडियम होता है, साधन होता है, जब दो लोग आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत मतलब क्या होता है, अपनी चीज़ों को इधर से उधर अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, मतलब अपने मन की बात किसी तरीके से एक दूसरे को बताते हैं। तो वो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, भाषा के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी चीज़ों को क्या करना, एक दूसरे से बांटना या एक दूसरे को समझाना, इसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं व्याकरण। अगर बात करते हैं व्याकरण की कि व्याकरण क्या होता है, तो व्याकरण क्या है, व्याकरण हमको, भाषा तो आप बोल सकते हो, जैसे छोटा बच्चा है वो भी किसी ना किसी तरीके से अपनी बात दूसरों से कहना चाहता है, ठीक है। पर व्याकरण क्या होती, जब हम उसी चीज़ को लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं या फिर बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा, हम करेक्ट बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। सही तरीके से लिखना और पढ़ना, वो हम कहाँ पढ़ते हैं, व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। व्याकरण हमको यही सिखाता है कि हम शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना कहाँ पढ़ते हैं, व्याकरण में। अगर भाषा के बारे में पूछे तो भाषा एक सिंपल सा माध्यम है या एक मीडियम है, जब दो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं। बट व्याकरण क्या बताता है हमको, व्याकरण हमको शुद्ध रूप से, मतलब करेक्ट से, कुछ भी अड़बड़ गड़बड़ नहीं बोल सकते, करेक्ट रूप से लिखना और बोलना या पढ़ना और लिखना सिखाता है। फिर बात करते हैं लिपि क्या होती है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखें कि लिपि के बारे में जानें, तो लिपि क्या होती है, लिपि आपका क्या है, जब हम लोग कुछ भी क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी कि कोई भी लैंग्वेज, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी को हम लोग जिस लैंग्वेज में लिखते हैं वो हम लोगों की कौन सी लिपि कहलाती है, देवनागरी। क्या कहलाती है, देवनागरी। तो मीन्स हम बोल सकते हैं लिखने का ढंग, ठीक है, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। भाषा का डिफरेंस क्या है, जब दो लोग अपने बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। और बट व्याकरण में क्या होता है, करेक्ट रूप से, ये तो कोई दो बच्चे आपस में भी बातें कर रहे हो, एक दूसरे की बात समझ लेते हैं और लिख के या फिर जो भी लिखा जाता है तो छोटे बच्चे भी समझ। बट अगर हम उसको शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सीखते हैं, किस रूप से, शुद्ध रूप से, तो वो क्या होगा, व्याकरण होगा। बट हम कोई भी लैंग्वेज किस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो रिटर्न फॉर्म में जो भी हम लिखते हैं, मतलब लिखित में, क्या है आपका, लिखित में हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, लिपि कहलाती है। तो चलिए अब देखते हैं भाषा। भाषा के भेद, मतलब भाषा के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। मौखिक मीन्स होता है जब कोई पर्सन क्या करता है, बोलकर अपनी बात बोलता है, ठीक है, बोलकर बोलता है, तो दूसरा पर्सन क्या करता है, इस बात को सुनता है, क्या करता है, सुनता है। तो ये बोलना और सुनना, ये दोनों आपका किसके अंतर्गत आता है, मौखिक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मौखिक के अंतर्गत आएगा। बट अगर हम लोग बात करेंगे लिखित की, तो लिखित में क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर आप लिखा होगा, ठीक है, लिखा है, तो हम उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
तो हमारा लिखना और पढ़ना ये हम लोगों का दोनों किस में आता है, कौन सी उसमें आएगा, लिखित भाषा में आएगा। कौन से में, लिखित भाषा में। क्यों? क्योंकि अगर आपने लिखा है तो कोई उसको पढ़ेगा, अगर पढ़ रहे हैं तो समझ लो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना पोर्शन। तो समझ में आया है तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, भाषा और बोली बात करेंगे। ठीक है, भाषा और बोली में क्या डिफरेंस होता है आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर, आप समझ लीजिए कोई एरिया के पास आप रहती हो, कोई एक सीमित क्षेत्र में रहती हो, ठीक है, तो वहाँ से स्थानीय रूप से जो भी कुछ बोला जाता है वो आपकी क्या कहलाती है, बोली बन जाती है। क्या होती है, बोली। ये आप क्या है, एक सीमित क्षेत्र है, ये आपका क्या है, एक है सीमित क्षेत्र है। सीमित क्षेत्र में अगर आपकी कोई बोली जाएगी स्थानीय भाषा को, उसको क्या नाम देंगे, बोली देंगे। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभी उपभाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभाषा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी, यानी कि कोस कोस पर क्या बदल जाता है, पानी बदल जाता है। पर अगर जब 5 कोस की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, भाषा बदल जाएगी। और जो हमारी क्या होती है यहाँ पे, बोली। बोली का आप समझ में आ गया क्या हो गया। भाषा को आपको हमने समझाया कि भाषा आपकी क्या होती है, जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे बोली जाती है तो वहाँ पे भाषा बनती है। कैसे, जब कोई संरक्षण या अन्य कारणों से यदि किसी क्षेत्र में विस्तृत होने लगता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, जिसके लिए मतलब साहित्य लिखा जाने लगे। ठीक है, एक ऐसी, देखो जगह जगह पे कुछ भी बोला जाता है वो हर जगह पे तो नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी भाषा वो क्या होती है, जब कहीं पे किसी बोली का संरक्षण करके उसको ऑफिशियल तरीके से लोग यूज़ करने लगे या साहित्य में यूज़ करने लगे शुद्ध रूप से, तब वो क्या होती है, भाषा होती है। अब बात करते हैं बोलियों की। ठीक है, हिंदी में बोलियां, ठीक है, बोलियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो जो बोलियां हैं मतलब कि किस प्लेस पे या किस जगह पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। हिंदी में केवल क्या है, खड़ी बोली बोली जाती है, जिसको मानक भाषा कहते हैं। खड़ी बोली को क्या कहते हैं, मानक भाषा भी बोलते हैं। आप इसको याद देखिए, ये जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ताकि वही क्या होते हैं, एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो आपका हिंदी बोलियों में जो खड़ी बोली होती है उसी को क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। इसको क्या नहीं हुई है, ये विकसित रूप से नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, बहुत सारी बोलियां समाहित है। तो देखते हैं खड़ी बोली में क्या क्या लैंग्वेजेस आती हैं। अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्वी हिंदी, कहाँ देखते हैं, पूर्वी हिंदी, एरिया वाइज पूछते हैं। तो जो पूर्वी हिंदी है वहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, वहाँ अवधी बोली जाएगी, बघेली बोली जाएगी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में देखा जाए, पश्चिमी मतलब पश्चिमी एरिया में जो हिंदी बोली जाती है, हर जगह हिंदी ही बोली जाती है, पर कौन सी हिंदी बोली जाती है, तो पश्चिमी साइड पे खड़ी बोली बोली जाएगी, ब्रिज बोली जाएगी, बांगरू मतलब हरियाणवी लैंग्वेज को बांगरू बोल रहे हैं, बुंदेली बोली जाएगी और कन्नौजी। ये सब कहाँ है, पश्चिमी हिंदी होगी। फिर बात करते हैं बिहारी, तो बिहार में मगही और भोजपुरी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, मगही और भोजपुरी बोली जाती है। मैथिली भी बोली जाती है आपकी, एक और क्या है, मैथिली। ये भी आप याद रखेंगी कि मैथिली है वो कहाँ बोली जाती है, आपकी बिहार में। राजस्थानी में, राजस्थान में क्या क्या बोला, कौन सी लैंग्वेज है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाती और हाड़ौती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है क्लियरली। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज। पहाड़ी लैंग्वेज में जैसे आपका नैनीताल वगैरह हो गया, तो वहाँ पे कैसे बोली जाती है, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। ठीक है, तो ये लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है। आप चाहें तो ये सब आप वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण। ठीक है, ये हिंदी भाषा और व्याकरण, इसका भी हमने आपको डिटेल में बताया कि हिंदी भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। इसको हमने अच्छे से यहाँ पे समझा कि जो हमारा हिंदी व्याकरण है वो हमें क्या बताता है, शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना, ये हमको कौन बताता है, व्याकरण बताता है। और वो भी नियम के अनुसार। ठीक है, मतलब हमें वो नियम बताए जाते हैं कि किस तरीके से हम हिंदी को लिखें, बोलें, उस तरीके से। तो वो आपका क्या हो जाएगा, हिंदी आपका व्याकरण
व्याकरण हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जब भी हम किसी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखोगे तो लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट हो गया, मैथमेटिक्स में काउंटिंग हो गई, ठीक है, हिंदी में आपको छोटा बड़ा हो गया। तो अगर छोटा बड़ा के लें तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो बोलना सीखते हैं। बोलना मतलब ध्वनि, जैसे अ, ई, ऊ, ये सब क्या हो गया, तो पहला वो आपका आ जाएगा, ध्वनि आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप लिखना सीखेंगे, वर्ण होगा हमारा, ठीक है। फिर क्या आएगा, पद आएगा। फिर पद मतलब शब्द आएंगे, पद मीन्स क्या है आपका, शब्द आएंगे। फिर उससे क्या बनेगा, पद्यांश बनेगा। ऐसे वाक्य बनेंगे, वाक्यांश बनेंगे। इन सब की क्या होगी, विवेचना होगी। और इसी तरीके से धीरे 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 जो वर्णन होगा हिंदी का, हम लोग व्याकरण में कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा नगरी नागरी और लिपि का परिचय, ठीक है। क्या है, नागरी और लिपि का परिचय। ये भी हमने आपको बता दिया कि लिखने के, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब जब देवनागरी है तो देवनागरी में कौन कौन सी लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि। ये लैंग्वेजेस किस में लिखी जाती हैं, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी किस में लिखी जाती है, रोमन में। उर्दू किस में लिखी जाती है, फारसी में। और जो पंजाबी होती है वो किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी में लिखी जाती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर है हमारा वर्णमाला, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो अब पढ़ते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला पढ़ने से पहले, जैसे माला, कोई भी माला, गले का माला, हार, ये सब चीज़ें होता है। तो पढ़ने से पहले तो माला कब बनती है, माला आपको पता है ना, माला कब बनती है, जब हम किसी धागे में या किसी चेन में कुछ चीज़ों को पिरो देते हैं, ठीक है, उनको एक ही में सिल देते हैं, तब एक क्या बनती है, हमारी माला बनती है। तो अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, वर्णमाला। तो वर्णमाला कैसे बनेगी, तो वर्णमाला के लिए वर्ण होना पता होना चाहिए। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके क्या नहीं किए जा सकते, कोई टुकड़े ना किए जा सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जैसे सपोज आप कोई एक वर्ड ले लो, हमने यहाँ पे लिया है पीला। तो पीला को अगर हम कहेंगे बच्चों ब्रेक करो, तो आप यहाँ पे पीला को ब्रेक कर सकते हो। कैसे, आप बोलोगे पी और ला, ये हो गया पीला। फिर हम कहेंगे अच्छा पी को अलग करो, तो पी को आपने कैसे लिखना सीखा, पा सीखा, और फिर क्या सीखा, बड़ी ई सीखी। क्यों, क्योंकि पा में बड़ी की मात्रा है, पीला। और उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ला। तो ला बनेगा और साथ में क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। बट अगर अब आपसे ये कहा जाए कि अब आप प, ई, ल और आ, ये हलंत जो लगा है, अभी हम लोग आगे व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे आपको ये डिटेल में समझा देंगे कि ये हलंत यहाँ पे क्यों लगाया गया है। प, ई, ल और अ, तो अब इनको कहेंगे कि ब्रेक करके दिखाओ, तो कोई ब्रेक कर सकता है, नहीं कर सकता है। जब इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो यही आपके क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं। अब क्या होगा, अब इन्हीं वर्णों को हमने, देखो ये सारे वर्ण थे, इनको हमने एक सुव्यवस्थित ढंग से लगा लिया, ठीक है, मतलब एक मीनिंगफुल वे से। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णमाला मतलब अच्छे से हम सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं, जैसे पूरा आप ये सब लिखेंगे, छोटा बड़ा ये सब लिखेंगे, तो एक व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, तो इसी पूरे को क्या कहेंगे आप, इसी को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जो भाषा की सार्थक इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सार्थक इकाई किसको कहते हैं, वाक्य को कहते हैं, ये याद रखना है आपको। और जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो जो वाक्य से इससे भी छोटी हो जाएगी, उसको क्या कहा जाएगा, उसको उपवाक्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसको कहेंगे उपवाक्य। अब उपवाक्य से भी छोटा क्या आता है, पदबंध आता है। क्या आता है आपका, पदबंध आता है, इससे भी छोटा आता है। अगर हम लोग इससे भी छोटा बात करेंगे तो वो क्या होता है, पद आता है। ये आपको सीक्वेंस वाइज में मिल जाएगा। अब पद से भी छोटा क्या आएगा आपका, अक्षर आएगा। क्या आएगा आपका, अक्षर, जिसको कहते हैं स्लाइबल। क्या कहते हैं, सैलेबल कहते हैं। फिर इससे भी छोटा आता है आपका ध्वनि। क्या होती है आपकी, ध्वनि। फिर क्या आएगा आपका वर्ण।
फिर जाके आपका क्या आता है, वर्ण आता है। ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए आपका कि इसमें कितने वर्ण हैं, तो इसमें कितने वर्ण हैं, पीला में 2 वर्ण है, एक है पी और एक है ला, तो 2 हो गए, क्या हो गए, पीला। तो पीला क्या हो गया, 2 अक्षर हो गए आपके इसमें। और वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण तो आपको पता है 1 2 3 4, कितने वर्ण हो गए, 4 वर्ण हो गए और 2 आपके अक्षर हो गए। अब हिंदी मानक वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और वो भी अच्छे से। हिंदी आपकी मानक हिंदी वर्णमाला क्या होती है। अगर हिंदी में वर्णमाला के पूरे में बात करें तो ये तो हमने माला बना दिया, ठीक है, माला नहीं, आप यहाँ से रखिएगा, आ से लेकर पूरे ज्ञा तक की हम लोग बात करते हैं। तो हिंदी अगर हम उच्चारण के हिसाब से लें, जैसे हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंशिएट में क्या होता है, उसमें 45 वर्ण लेखन होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, बोलने के आधार पर 45 होते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें 10 क्या होते हैं, हमारे 10 हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे 10 हमारे, ठीक है। और फिर हमारे क्या हो जाएंगे, 35 क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं, 35 क्या हो जाते हैं, व्यंजन, जब हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, ठीक है। बट जब हम लोग लेखन करते हैं तो लेखन के आधार पे कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। मतलब उच्चारण के जब मुंह से बोलोगे छोटा बड़ा तो 45 होंगे, बट जब आप लिखने जाओगे तब कितने होंगे, 52 हो जाएंगे। 52 कैसे हो जाएंगे, लिखने के आधार पर 13 स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, 13। और व्यंजन कितने होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। और 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं, ये ध्वनि 2 प्रकार की होती है, एक स्वर होती है, एक व्यंजन होती है। ध्वनि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे, मुंह से बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितने होते हैं। अगर स्वर की बात करें तो अ आ ई उ ओ ए ऐ, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए आपके, 11 हो गए। 9, ये कितने हैं, ये तो आपके 9 है। और 11 आपके कौन से हो जाते हैं, अंग आहा, ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका क्या हो गया, अभी ये तो आपके पूरे 9 है। 10 बनाने के लिए इसमें एक हमारा क्या है, री से ऋषि, ये हमारे 10 हो जाएंगे जब आप उच्चारण करोगे। बट जब आप लिखने जाओगे तब इसमें आपके क्या इंक्लूड हो जाएंगे, अंग और आहा, ये भी क्या हो जाएंगे आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। देखो री से ऋषि आ गया आपका, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पे आपका री से ऋषि आ गया, ठीक है। बट ये अब हो गए 10, उसके बाद में आपका आया अंग और आया आहा, ये 2 मिला के अब क्या हो गया आपके यहाँ पे 13 हो गए पूरे, कितने हो गए, 13 हो गए। स्वर के भेद के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद आपको हम बताएंगे व्यंजन। स्वर के भेद आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे, आपके यहाँ पे हमने देखा 3 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, 3। एक हार्श स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है, ठीक है। हार्श स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वह हार्श स्वर कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3, अ ई उ और री भी आपका इसमें आता है, तो ये कितने प्रकार के हो गए, 3+1, यानी कि वो कितने प्रकार के हो गए, 4। बट दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, मीन्स हास्य स्वर को ही कौन से स्वर कहा जाता है, मूल स्वर कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, मूल स्वर। उससे जस्ट थोड़ा दुगना समय लगेगा दीर्घ, जैसे आ ई उ ए ओ औ, ये हो गया। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें दीर्घ उस स्वर से भी अधिक से ज़्यादा समय लगता है, तो वो प्लुत होते हैं। जैसे राम ऐसे लिखते हैं ना, राम ऐसे करके आपने कहीं देखा होगा। फिर है ओम, तो ये सब क्या हो गया, हमारे प्लुत स्वर हो गए, क्या हो गया, प्लुत। अब आपको हम बता देते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर मतलब अग्र और पश्च स्वर कहते हैं, वो 2 होते हैं, ठीक है। अग्र पर और एक और होता है मध्य, क्या होते हैं आपके, मध्य स्वर होता है। पहले अग्र स्वर की बात करेंगे। अग्र स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, ठीक है। देखो जीभ के उच्चारण पे पूछा है तो अग्र बोला है, तो जब अग्र अग्र में बोल के बताइए कि आ से लेकर आहा तक में कौन सा अग्र आता है, तो अग्र स्वर में आ जाएगा आपका ई, फिर क्या हो जाएगा, ई ए और ए,
टंग आप देखिए, देखो जितने भी हम बोलेंगे तो साथ में सब बच्चे बोल के प्रोनाउंशिएट करके उसको समझेंगे, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो अग्र स्वर क्या हो जाएगा, ई हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ठीक है, ये अग्र हो गया। मध्य में क्या आ जाएगा, अ। जीभ देखो, बोलो तो जीभ क्या है, हम लोगों की जो टंग है वो माउथ के एकदम बीच में आती है ना, तो ये क्या हो गया, मध्य में आ गया। पश्च स्वर में देखेंगे तो पश्च में क्या होगा, जैसे आ बोलिए तो टंग हमारी पीछे जाती है, फिर बोलेंगे ऊ तो भी टंग पीछे गई, ऊ, ओ और औ। और एक ये डॉक्टर वाला जो आ होता है ना, ये तो इन सबको प्रोनाउंशिएट करते समय आपको क्लियरली समझ में आ गया अग्र स्वर, पक्ष स्वर और आपका मध्य स्वर क्या होता है। आगे पढ़ेंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पे मतलब जब हम माउथ अपना ओपन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे होंगे, तो वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना ओपन, वृत्त मीन्स क्या हो जाएगा आपका ओपन होता है, क्या होता है ओपन, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, जैसे आपका माउथ ओपन करते हो ना तो आप क्या बोलते हो, बोलते हो। अर्ध ओपन में क्या हो जाएगी, तो अर्ध ओपन में क्या हो जाएगी, इसमें कम ओपन हुआ, फिर ए इसमें भी कम ओपन हुआ, फिर आपका क्या आ गया ओ, इसमें भी कम ओपन हुआ, फिर अ, इनमें क्या है कम माउथ, हम लोग मुंह खुलता है हम लोगों का बोलते समय। फिर क्या होता है अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त मीन्स होता है हाफ क्लोज, जैसे ए और ओ, क्या होता है ए और ओ, ये हाफ ओपन होता है, ये हाफ क्लोज, मतलब ऑलमोस्ट आपके दोनों सेम ही होते हैं। नेक्स्ट है आधा खुला आधा बंद, का मतलब तो सेम ही हुआ ना कि आधा खुला और आधा बंद है। सर्वत मीन्स होता है क्लोज, मतलब इसमें क्या आ जाएगा आपका ई ऊ और ऊ। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो अगर प्लीज़ समझ में आ रहा है तो इसको जल्दी से जल्दी चैनल को क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके आने वाले जितने भी एजुकेशनल वीडियो हैं वो आपको टाइमली मिल जाएंगे। और इसमें क्या करिए, आप बेल आइकन को भी आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को आप प्रेस कर देंगे तो जल्दी से आपको जितने नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी और व्रतमुखी होते हैं, क्या होते हैं आवृतमुखी और व्रतमुखी होते हैं। इनको साथ में वीडियोस देखते देखते आप रिटर्न नोट्स बनाइए और आपको नेक्स्ट डे वीडियो मिल जाएगी। जब आपका वीडियो अपलोड होता है आपका वीडियो, तो उसके नेक्स्ट डे आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे क्या होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। बट अगर मेरी मानिए तो आप साथ में नोट्स खुद बनाते चलिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। तो आवृत्तिमुखी में क्या होगा आपका, वे स्वरों जिनके उच्चारण में ओठ जो होते हैं वो व्रतमुखी यानी कि गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब आवृतमुखी में आपके जो होठ होंगे उनका जो शेप होगा वो इस तरीके से नहीं बनेगा। तो ऐसे कौन कौन से स्वर होते हैं वो देख लीजिए, जैसे आ बना, फिर आ बना आपका, ठीक है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगर जो बच्चे नोट्स बनाएं उनके लिए हेल्पफुल रहे। फिर ई हुआ, फिर ई हुआ और ए हुआ और फिर क्या हुआ ए हुआ। नेक्स्ट है हम लोगों का व्रतमुखी। व्रतमुखी होगा, इसका जस्ट है कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गोलाकार माउथ की शेप हो जाएगा, बन जाएगा। तो कैसे, जैसे ऊ, जैसे ऊ बोल के देखिए, फिर ऊ बोलिए, अपने ही माउथ से बोल कर देखिए, फिर ओ बोलिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्लियर होगी। फिर बोलिए ओ और फिर बोलिए आ। तो ये आप क्या है, आप जिस तरीके से बोलेंगे उस तरीके से आप इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। अब फिर क्या आता है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। जैसे मौखिक स्वर अ ई, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं आ ई, ये क्या होते हैं आपके दो होते हैं। जिनमें हवा और केवल मुंह से निकलती है वो आपके क्या हो जाते हैं, मौखिक स्वर हो जाते हैं, जैसे आ ई। और अनुनासिक क्या हो जाएगी, जिसमें मुंह और अनुनासिक में क्या हो जाएगी, जिसमें आपके मुंह और नाक दोनों से हवा निकले, ठीक है, या जैसे इस तरीके से। तो अब जानते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या पोर्शन है आपका, व्यंजन के बारे में। व्यंजन देखते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते जो व्यंजन या जो वर्ण,
क्या होगा आपका यहाँ पे जो वर्ण व्यंजन की सहायता से बोले जा सॉरी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, मतलब जब व्यंजन की बात करेंगे हम तो उसमें स्वर नहीं आएगा। स्वर नहीं आएगा तो बेटा आप लोगों को स्वर तो बहुत अच्छे से अब याद हो जाने चाहिए। जो स्वर हैं हमारे वो कौन से हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, स्वर है। तो इनको छोड़ के बाकी जितने हैं वो हमारे क्या हैं, व्यंजन है। वो हमारे क्या हैं, व्यंजन है। तो इनको छोड़ के सब क्या हो जाएंगे, हमारे व्यंजन हो जाएंगे। और एक बात और है, जितने भी व्यंजन होंगे व्यंजन में आपको ऐसे हलंत लगा मिलेगा। क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको हलंत लगा मिलेगा। इसको कहते हैं हलंत। ये आपकी तिरछी डंडी होती है। जैसे पाठ्य, विद्या और पट्टा, ये क्या है। अगर देखो कोई भी अगर वाक्य लिखा है और उसमें अगर कोई मात्रा नहीं है, अगर उसमें मात्रा नहीं होगी तो उसमें हलंत होगा। पर अगर जिस वर्ण पे मात्रा होगी उसमें हलंत नहीं होगा। ये भी हम आपको सिखाएंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरीके से है वो हम लोग देख। चलिए व्यंजन का देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। इनका वर्गीकरण किया गया है किसमें, वर्गों में। व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है आपका किसमें, वर्गों में किया गया है। तो कैसे, कौन कौन से वर्ग होते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं का, ख, ग, घ ऐसे करके। फिर क्या जाएगा आपका च, फिर दूसरा आपका क्या आता है ट वर्ग, टा हो गया, ता हो गया और पा हो गया। अब इन्हीं सबको क्या कहा जाता है, वर्ग कहते हैं। इन्हीं सबको क्या कहते हैं, वर्ग। तो क्या बोलेंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग। फिर आपका क्या हो जाएगा, पा वर्ग। तो जो व्यंजन का वर्गीकरण है वो पा वर्ग तक। अब बच्चे आप लोग बोलेंगे कि पा वर्ग का देखेंगे तो आपका पा, फा, बा, भा और यहाँ पे आ गया माँ। तो माँ के बाद जो व्यंजन आते हैं उनको क्या कहते हैं वो भी आप लोग समझ लीजिए। तो जो माँ के बाद होते हैं उसमें क्या हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है आपका अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, य, र, ल और वो। ये क्या आते हैं, अंतःस्थ में कौन कौन से आते हैं, य, र, ल, व। ये आपके किस में आते हैं, अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं। इसके बाद में आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। किस क्या आता है हमारा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मीन्स जब हम लोग कुछ कोई वर्ड बोलते हैं और हमारे मुख से क्या निकलती है, ऊष्म निकलती है, तो वो क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या हो जाएंगे, हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो गए हमारे, श, श, स और आपका हा। ये हमारे कौन से व्यंजन हो गए, ये व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन। इसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। अभी हम लोग ने बात की थी व्यंजन में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका छ, छ से छत्री, त्र, त्र से त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी और क्या होता है, श होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया। तो अब देख लेते हैं ये इनके किस उससे किस व्यंजन से मिलकर बने हैं। तो जो हमारा छ होता है ये बनता है क और श के साथ में। किसके साथ में, क और श के साथ में। जो हम लोगों का त्र होता है वो बनता है त और रा से मिलकर क्या बनता है, त्र। फिर आता है हमारा ज्ञा। ज्ञा किससे मिलकर बनता है, ज और इया से मिलकर क्या बनता है, ज्ञा बनता है। श की बात करेंगे हम लोग तो श बनता है हमारा श और रा किससे मिलकर। हमने कहा था जब कोई भी व्यंजन स्वतः लिखा जाता है, अकेला लिखा जाता है तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया वर्ग। ठीक है, कितने वर्ग आपको बताए थे, 5 वर्ग बताए थे। कितने वर्ग बताए थे, 5। पहला है हमारा का वर्ग, फिर है चा वर्ग,
ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग है। तो जो का वर्ग होता है, का वर्ग को बोलते हैं कंठ। मतलब जैसे आपने बोला क, ख, ग, घ, अंगा, तो ये आपने कंठ मतलब गले से बोला, ठीक है। तो मीन्स आपको वहाँ पे फील होता है कुछ, आप जब जैसे बोलते हो ना कोई भी वर्ड तो उस जगह फील होता है, तो वो आपका क्या हो गया, कंठ हो गया। फिर दूसरा आपका क्या कहते हैं, ताल्व। ताल्व मीन्स होता है तालु। क्या होता है, तालु मतलब च, छ, ज, झ, अ। मुंह के भीतर की ऊपरी छत जो होती है, मतलब ऊपर का पार्ट होता है माउथ का, उसको तालु बोलते हैं। आप बोलिए च, छ, ज, झ, इया। तो आप देखेंगे आपका टंग आपके माउथ में कहाँ स्पर्श हो रहा है, कहाँ टच कर रहा है। अब बात करते हैं मूर्ध्य। मूर्ध्य मीन्स होता है आपका मुंह के भीतर का ऊपरी भाग, ठीक है, या मुंह के भीतर की जो आपकी ऊपरी छत होती है उसका अगला भाग होता है उसको, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। माउथ के मतलब पीछे की तरफ होगा, कहाँ होगा, पीछे की तरफ। आप बोल के देखेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी से समझ आएगा। फिर आपका होता है दंत, मतलब जो दांतों को छूता है, तो वो ता वर्ग होते हैं, कैसे ता, था, दा, धा, ना, तो ये क्या आएगा, दंत। ओष्ठ मीन्स है जो आपको प्रोनाउंशिएट करते समय आपको क्या होगा, आपके माउथ में सुनाई दे, मुंह में, तो उसको क्या बोलते हैं, ओष्ठ। जैसे प, फ, ब, भ, म, तो ये क्या होता है आपका ओस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि जो घोष, तो इसमें आते हैं हम लोगों के घोष, ठीक है। घोष के आधार पे देखेंगे तो दो होते हैं, एक आपका क्या होगा, अघोष होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, सघोष होगा। क्या होगा, आघोष होगा और सघोष होता है। और इसमें भी क्या होगा आपका, अगर हम लोग घोष के तो आघोष और सघोष होंगे। अगर प्राणत्व के आधार पे देखेंगे तो अल्प प्राण और महाप्राण होगा। क्या होगा, अल्प प्राण और महाप्राण होगा। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रतियों में कंपन ना हो, ठीक है, जैसे ला, रा, जा व्यंजन, तो वो क्या होते हैं, आघोष होते हैं। पर जहाँ पे आपका सघोष वो होंगे जिन ध्वनियों में आपको स्वतंत्रतियों में क्या हो, कंपन हो, जैसे हर, मीन्स जहाँ पे कंपन आप ये समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं आपका, कंपन, वाइब्रेशन। कंपन का आप क्या समझ सकते हैं, वाइब्रेशन समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप वर्ग का देखोगे, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला आपने पढ़ा क, च, ट, त, प, ठीक है, तो आपको कुछ कंपन हुआ, नहीं हुआ, कुछ वाइब्रेशन हुआ माउथ में, नहीं हुआ। सेकंड पढ़ेंगे ख, छ, ट, थ, प, ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। इसी के प्रोनाउंशिएट पे रखेंगे। तो आपने उच्चारण किया तो पहला क, आपका पहला वर्ग में आपका जो कौन सा आया, क, चा, तो कोई आपको वाइब्रेशन नहीं हुआ। सेकंड में भी कोई वाइब्रेशन नहीं हुआ। अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, क्या है, ग, घ, ड, द, ब, तो और आपका, ठीक है, सेकंड आपका हमारा क्या है, सेकंड ये आपका थर्ड। फोर्थ क्या है, घ, झ, ढ, ध, न, इनमें क्या है, आपको वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब आपको कुछ वाइब्रेट फील हो रहा है, तो वो सघोष हो गए। तो आप याद रखिए, जिसमें वाइब्रेशन फील होता है वो आपके कौन से हो गए, सघोष हो गए, जिसमें नहीं होता है वो आघोष हो गए। तो आपके वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, प्रत्येक वर्ण का मतलब हर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, वो आपका वर्ण क्या कहलाएगा, दूसरा अक्षर नहीं, आपका दूसरा वर्ण होगा, वो क्या कहलाएगा, आघोष। और दूसरा, तीसरा और पांचवा आपका क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। इसी तरीके से अल्पप्राण देख लेते हैं, जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। अल्प प्राण मतलब क्या हो गया, मुख से कम हवा निकल रही है, मुंह से बोलते समय कम हवा निकल रही है, तो वो अल्प प्राण हो जाएंगे। पर जिनमें मुख से अधिक हवा निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं, आपको उन्हें विशेष रूप से आप बोलेंगे महाप्राण। जैसे अल्प प्राण, जैसे क, च, ट, खा, खा, छा, ठा, तो मतलब बोलने पे आप देखो ज्यादा आपको हवा निकल रही मुंह से, या ज्यादा आपको लंबा लग रहा है। तो इस तरीके से जो पहला वर्ग रहेगा आपका, ठीक है, और आपका तीसरा वर्ग ग, च, छ, इसमें भी आपको क्या हुआ, कम हवा निकली, और ड़ा, या ड़ा, ये भी कम निकली। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका अल्प प्राण हो जाता है। और महाप्राण की हम लोग बात करेंगे, प्रत्येक वर्ग का लेना है आपको, सिर्फ इतना नहीं, ये प्रत्येक वर्ग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, किसकी, प्रत्येक वर्ग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग महाप्राण की बात करेंगे तो आपका हर वर्ग का दूसरा और चौथा लेंगे, दूसरा
और चौथा आपका क्या होता है, महाप्राण होता है आपका दूसरा और चौथा। ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, पर मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, पीडीएफ अब मिल जाएगी आपको, आप देख लेंगे। पर जब तक कि आपको प्रोनाउंशिएट करके नहीं देखेंगे, आप अपने मुख से खुद उसका उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक ही आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ी कम आएगी, ठीक है। हम अपने से तो समझ सकते हैं, बट कोई अगर हमको उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, समझा सके, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आई होप आपको ये सेशन क्लियरली समझ में आ गया हो। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको आगे फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियर स्टडी सर्कल 2019 है। और आप इंजीनियर स्टडी सर्कल इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। और ये हमारा पेज है इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक पेज है इंजीनियर स्टडी सर्कल, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी एग्ज़ाम की। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और इसको लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।